1990s का इंडिया, ये वो दौर था जब म्यूज़िक स्ट्रीमिंग नहीं होती थी, स्पॉटिफाई नहीं था, यूट्यूब नहीं था। म्यूज़िक का मतलब था कैसेट, और अगर कैसेट की बात होती थी तो एक नाम सबसे आगे होता था, टी सीरीज़। ये सिर्फ एक म्यूज़िक कंपनी नहीं थी, बल्कि इंडिया का म्यूज़िक रेवोल्यूशन था। भजन हो, फिल्म सॉन्ग्स हों, डिवोशनल एल्बम्स हों, टी सीरीज़ ने म्यूज़िक को करोड़ों घरों तक पहुंचाया था। और इस रेवोल्यूशन के पीछे था एक नाम, गुलशन कुमार। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि पूरे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल बदल दिया। लेकिन 12 अगस्त 1997 को उसी इंसान को मार दिया गया। दिन के उजाले में मुंबई की सड़क पर इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर की हत्या कर दी जाती है। पूरा देश शॉक में था। असली मिस्ट्री सिर्फ मर्डर नहीं थी, सवाल था किसने, और उससे भी बड़ा सवाल था क्यों। ये है द गुलशन कुमार मर्डर केस। इस कहानी की शुरुआत मुंबई से नहीं, दिल्ली से होती है। एक एवरेज पंजाबी परिवार, ना फिल्म इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन, ना कोई बिजनेस एम्पायर, ना ही म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई पहचान। गुलशन कुमार दुआ का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके फादर चंद्रभान दुआ एक छोटी सी जूस की दुकान चलाते थे और बचपन से ही गुलशन भी उनके साथ काम करते थे। उनकी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसे उस दौर के हजारों परिवारों की चलती थी। 1980s तक इंडिया में कैसेट कल्चर तेजी से बढ़ रहा था। रेडियो के अलावा अब लोग अपनी पसंद का म्यूजिक कभी भी सुन सकते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ओरिजिनल म्यूजिक कैसेट्स काफी महंगी हुआ करती थी और हर इंसान उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। गुलशन कुमार ने इसी प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी देखी एंड ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग कैसेट्स लोकली ऑन हिज ओन। उन्होंने म्यूजिक को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि मास मार्केट के रूप में देखा। उन्होंने सस्ते दाम पर अच्छी क्वालिटी की ऑडियो कैसेट्स बनाना शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने लोकल आर्टिस्ट से बॉलीवुड सॉन्ग्स के कवर वर्जन्स और डिवोशनल सॉन्ग्स रिकॉर्ड करवाने शुरू किए, और इसी के साथ शुरुआत हुई सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज की। बाद में इसी कंपनी को पूरी दुनिया ने एक नए नाम से जाना, टी सीरीज। शुरुआत में टी सीरीज ने बॉलीवुड पे दाव नहीं लगाया, उसने दाव लगाया डिवोशनल सॉन्ग्स पर। माता के गीत, शिव भजन, हनुमान चालीसा, डिवोशनल एल्बम्स। उस दौर में करोड़ों लोग रोज भजन सुनते थे, लेकिन अफोर्डेबल रिकॉर्डिंग्स बहुत कम थे। टी सीरीज ने वो गैप भर दिया और देखते ही देखते कंपनी की कैसेट्स घर घर तक पहुंच गई। छोटे शहरों से लेकर बड़े मेट्रोज तक टी सीरीज की कैसेट्स बिकने लगी। ऑलमोस्ट 60% ऑफ द इंडियन कैसेट मार्केट was owned by T series। फिर आया 1990, फिल्म आशिकी। उसका म्यूजिक सिर्फ हिट नहीं हुआ, एक कल्चरल फिनोमिना बन गया। एल्बम ने रिकॉर्ड तोड़ दिए और टी सीरीज सिर्फ डिवोशनल म्यूजिक कंपनी नहीं रही, अब वो बॉलीवुड म्यूजिक की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। 1997 तक गुलशन कुमार सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक थे। और टी सीरीज हर बड़े म्यूजिक लेबल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका था। लेकिन जितनी तेजी से उनका बिजनेस बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उनका नाम भी बढ़ रहा था। और उस दौर के मुंबई में नाम के साथ एक और चीज भी आती थी, नजर। बिजनेस राइवल्स की, फिल्म इंडस्ट्री की और मुंबई अंडरवर्ल्ड की। ये वो वक्त था जब बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते पहली बार खुलकर सामने आने लगे थे। फिल्म प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक कंपनीज और एक्टर्स से एक्सटॉर्शन कॉल्स की खबरें सामने आने लगी थी। पैसे देना या धमकी का सामना करना, ये इंडस्ट्री की एक कड़वी हकीकत बन चुकी थी। और धीरे धीरे गुलशन कुमार भी उस दुनिया की नजरों में आ चुके थे। 1997 तक गुलशन कुमार ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई थी, उन्होंने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। टी सीरीज के साथ काम करना कई सिंगर्स, कंपोजर्स और फिल्म मेकर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी माना जाता था, और उन्हीं कंपोजर्स में से एक थे नदीम सैफी।
अपने पार्टनर श्रवण के साथ। नदीम श्रवण की ये जोड़ी बहुत फेमस हुई थी। नदीम श्रवण ने 1990s में बॉलीवुड को कई सुपरहिट एल्बम्स दिए थे, आशिकी, साजन, दीवाना, और इनमें से कई प्रोजेक्ट्स टी सीरीज के साथ जुड़े हुए थे। प्रोफेशनल तौर पर गुलशन कुमार और नदीम काफी सालों से एक दूसरे को जानते थे। 1996 में नदीम ने एक एल्बम बनाया, हाय अजनबी। इस एल्बम के म्यूजिक राइट्स गुलशन कुमार ने खरीदे, पर पहले वो बहुत रिलक्टेंट थे क्योंकि उनको लगता था नदीम एक बहुत अच्छा सिंगर नहीं है। बट लेटर फॉर अननोन रीजंस ही बॉट द राइट्स। इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि उनके पिछले प्रोजेक्ट्स की तरह ये एल्बम भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिलीज के बाद हाय अजनबी कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो सका। नदीम ने एल्बम की फेलियर के बाद गुलशन कुमार को इसका जिम्मेदार माना। उनका कहना था कि एल्बम का प्रमोशन उतना अग्रेसिवली नहीं किया गया जितना पहले आशिकी जैसे प्रोजेक्ट्स का किया गया था। गुलशन कुमार ने नदीम को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक एल्बम की परफॉर्मेंस से करियर डिसाइड नहीं होता और वो आगे भी उनके साथ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये डिसएग्रीमेंट बाद में इंडिया के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर इन्वेस्टिगेशन में डिस्कस किया जाएगा। 1990s का मुंबई बदल रहा था। फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जा रहा था। प्रोड्यूसर्स, बिल्डर्स, बिजनेसमैन, एक्टर्स, कई लोगों को एक्सटॉर्शन कॉल्स मिल रहे थे और धीरे धीरे ये इंडस्ट्री की एक कड़वी हकीकत बनता जा रहा था। इसी दौर में गुलशन कुमार को भी धमकी भरे फोन कॉल्स मिलने शुरू हुए। 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार को एक एक्सटॉर्शन कॉल आता है। फोन के दूसरी तरफ थे अबू सलेम। गुलशन कुमार पुलिस के पास नहीं जाते। उनका मानना था कि पुलिस कंप्लेन करने से सिचुएशन और बिगड़ सकती है। फिर आया 9 अगस्त 1997। इस दिन भी एक और कॉल आता है। इस बार गुलशन कुमार के छोटे भाई किशन कुमार भी वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि गुलशन कुमार ने कॉलर को सलीम भाई कहकर एड्रेस किया। कॉन्वर्सेशन छोटी सी थी लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। किशन कुमार ने बताया इस कॉन्वर्सेशन के दौरान हाय अजनबी की फेलियर का भी जिक्र हुआ। गुलशन कुमार कॉलर को समझाते हैं कि एल्बम की परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ उन्हें जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं था। फोन रखने के बाद गुलशन कुमार ने अपने भाई से कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। 3 दिन बाद 12 अगस्त 1997 को मुंबई सुबह के लगभग 10 बजे हर रोज की तरह गुलशन कुमार पूजा करने के लिए अपने घर से निकले। मुंबई का एक रूटीन टेंपल विजिट इंडियन क्रिमिनल हिस्ट्री के सबसे चर्चित मर्डर केस में बदलने वाला था। हर रोज की तरह गुलशन कुमार अपने घर से निकले। उनके साथ उनके ड्राइवर रूपलाल सरोज भी थे। लेकिन आज एक चीज़ अलग थी। उनके बॉडीगार्ड जो उन्हें यूपी पुलिस ने दिया था वो आज नहीं थे क्योंकि वो बीमार थे। डेस्टिनेशन अंधेरी वेस्ट का जीतेश्वर महादेव मंदिर। हालांकि गुलशन कुमार को बताया गया था कि उनको अपने एवरीडे लाइफ के रूटीन्स को चेंज करते रहना चाहिए, पर गुलशन कुमार ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने बहुत फोर्स करने के बाद यूपी पुलिस ने जो बॉडीगार्ड दिया था उसको अलाउ किया था अपने साथ रहने को। लेकिन जिस दिन वो बॉडीगार्ड नहीं था उस दिन भी गुलशन कुमार अपने रूटीन को फॉलो करते हैं और बाहर जाते हैं। 1976 में गुलशन कुमार ने इस मंदिर के रेनोवेशन में योगदान भी दिया था। सुबह उनकी गाड़ी मंदिर के बाहर रुकती है। गाड़ी रूपलाल पार्क करते हैं। गुलशन कुमार नीचे उतरते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन ड्राइवर के पास ही छोड़ देते हैं और मंदिर के अंदर चले जाते हैं। उनकी आदत थी कि मंदिर के अंदर मोबाइल लेकर नहीं जाते थे। अंदर वो पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा हर रोज होता था, कुछ भी अलग नहीं था। मंदिर के ट्रस्टी रामचंद्र लवंगरे भी वहीं थे। वो गुलशन कुमार को अच्छी तरह जानते थे और जब जब गुलशन कुमार मंदिर आते थे ही यूज्ड टू मेक श्योर कि वो वहाँ पर प्रेजेंट हों। कुछ मिनट बाद पूजा खत्म होती है। मंदिर से निकलकर वो सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। उस टाइम पे उनके पास एक रेड ओपल कार थी। उनकी रेड ओपल गाड़ी सिर्फ कुछ कदम दूर थी। रूपलाल ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ते हैं। रामचंद थोड़ी दूर पीछे चल रहे होते हैं।
सब कुछ बिल्कुल रूटीन लग रहा था। जब पहली गोली चली, गुलशन कुमार अपनी कार के दरवाजे को खोलने ही वाले थे। ड्राइवर रूपलाल सरोज गाड़ी के दूसरी तरफ जा चुका था ड्राइवर सीट की तरफ बैठने के लिए। तभी अचानक से एक आदमी पीछे से उनके पास आता है। उसने पिस्टल सीधा गुलशन कुमार की पीठ पर रखी और कहा, बहुत हो गई पूजा, अब ऊपर जाकर करना, और फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली लगते ही गुलशन कुमार ने मुड़कर देखा, लेकिन तब तक अटैकर उनके बिल्कुल सामने था और उसने उनके चेस्ट पर फायरिंग कर दी। गुलशन कुमार ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। वो लड़खड़ाते हुए रॉन्डल के बंगलों की तरफ बढ़ने लगे। रॉन्डल का बंगलो एकदम सामने था, लेकिन हमला सिर्फ एक आदमी ने नहीं किया था। जब गुलशन कुमार रॉन्डल के घर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक दूसरा अटैकर पास की स्टॉल की तरफ से निकलता है। वो दौड़ते हुए गुलशन कुमार के पास आता है और वो भी फायरिंग शुरू कर देता है, और उसके कुछ ही मिनट में तीसरा अटैकर भी सामने आ जाता है। आई विटनेसेस के मुताबिक वो ऑटो रिक्शा की तरफ से आया था और उसने भी गुलशन कुमार पर गोलियां चलाई थी। अब तक मंदिर के बाहर जो भी थोड़े बहुत लोग भी थे, वो अफरा तफरी मचा देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। रामचंद्र लवंगरे भी खुद को बचाने के लिए सड़क के दूसरी तरफ एक कोकोनट के पेड़ के पीछे चले जाते हैं। वहीं से वो पूरे वारदात को देखते हैं। उनके ड्राइवर गुलशन कुमार की तरफ दौड़ते हैं। उस वक्त तक गुलशन कुमार रॉन्डल के घर के सामने गिर चुके थे। रूपलाल ने उन्हें खींचकर हटाने की कोशिश की, लेकिन अटैकर्स ने उन पर भी फायरिंग कर दी। एक गोली उनकी भी राइट टांग में लगी। कुछ ही सेकंड्स में तीनों अटैकर्स रफ्तार से भागते हुए भारत नगर की तरफ निकल गए। भारत नगर वहीं बगल में ही था। फायरिंग की आवाज सुनकर कुछ लोग आवाज की तरफ भागे। उनमें से एक था राजेश जौहरी। उन्होंने अटैकर्स का अपने ऑटो में पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने पिस्टल दिखाकर उन्हें धमका दिया और तीनों वहां से भाग निकले। इधर रामचंद्र लवंगरे ने राजेश जौहरी से गुलशन कुमार की ओपल चलाने को कहा। गुलशन कुमार को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया गया। रूपलाल भी जख्मी थे। फिर वो सीधा कूपर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। उधर भागते हुए अटैकर्स वर्सोवा लिंक रोड तक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक रैंडम टैक्सी को रोका। टैक्सी में पीछे बैठी महिला डरकर एकदम से टैक्सी से भागी। ड्राइवर लाभ शंकर शर्मा को जबरदस्ती बाल खींचकर बाहर निकाला गया और पिस्टल दिखाई गई और उससे टैक्सी ले ली गई और वहां से फरार हो गए। सुबह 10:35 पर डीएन नगर पुलिस स्टेशन को फायरिंग की पहली इंफॉर्मेशन मिलती है। पुलिस तुरंत मंदिर और कूपर हॉस्पिटल दोनों जगहों पे पहुंचती है, लेकिन तब तक इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स में से एक मर चुके थे। पोस्टमार्टम और मेडिकल एविडेंस के मुताबिक उनके शरीर पर करीब 18 बुलेट इंजरीज पाई गईं। अब पुलिस के आगे दो सवाल थे। क्या ये सिर्फ एक रैंडम किलिंग थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी? किसी और ने गुलशन कुमार का मर्डर करवाया था? और सबसे बड़ी बात, ये 3 शूटर्स कौन थे? शुरुआत में पुलिस के पास सिर्फ कुछ आई विटनेसेस थे। रामचंद्र लवांगरे, गुलशन कुमार के ड्राइवर और उस मोहल्ले में मौजूद कुछ लोग, प्लस वो ऑटो रिक्शा वाला जिसने गुलशन कुमार की ओपल ड्राइव करके उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था, और दूसरा वो टैक्सी जिसमें वो शूटर्स भागे थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने बहुत जल्दी एक नया मोड़ ले लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने गुलशन कुमार और म्यूजिक कंपोजर नदीम सैफी के प्रोफेशनल रिलेशनशिप को भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब शूटर्स तक पहुंच चुकी थी। आई विटनेसेस और इन्वेस्टिगेशन से मिले दूसरे लीड्स के बेसिस पर पुलिस ने धीरे धीरे हमले में शामिल शूटर्स की पहचान करनी शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि फायरिंग करने वाले लोग मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। उनमें से एक था राजा उर्फ अब्दुल रऊफ मर्चेंट। ये वहाँ का एक लोकल गुंडा था जो पहले भी कई वारदातों में शामिल था। उसके साथ इस हमले में अब्दुल राशिद,
और मोहम्मद अली भी शामिल थे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, मुंबई पुलिस ने बहुत सारे अरेस्ट करने शुरू किए, लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इस केस में तब आया जब पुलिस के हाथ एक ऐसा शख्स पहुंचा जिसने इस इन्वेस्टिगेशन को खोल कर रख दिया। इस इंसान का नाम था आरिफ लकड़ावाला। बाद में लकड़ावाला प्रोसिक्यूशन का अप्रूवर बन गया, यानी एक ऐसा आरोपी जो प्रोसिक्यूशन के साथ कोऑपरेट करता है, कोर्ट में गवाही देता है। लकड़ावाला ने कोर्ट में बयान दिया कि अबू सालेम के कहने पर वो केकी बलसारा के साथ जुहू गया था। केकी बलसारा भी वन ऑफ द अक्यूज था इस केस में। उसके मुताबिक वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी और म्यूजिक बिजनेसमैन रमेश तौरानी ने 25 लाख रुपए दिए। तौरानी's टिप्स cassettes was the main rival of गुलशन कुमार's T series during that time. Even today जब हम बॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो ज़्यादातर लेबल्स या तो T सीरीज के होते हैं या फिर टिप्स के होते हैं, एंड रमेश तौरानी आज भी टिप्स के पार्ट हैं। लकड़ावाला ने ये भी दावा किया कि पैसे देने के बाद नदीम ने एक फ़ोन कॉल किया और कहा, पैसे तो दे दिए हैं, गुलशन का काम जल्दी निपटा दो। लकड़ावाला के मुताबिक फ़ोन के दूसरी तरफ की आवाज़ अबू सलेम की थी। पुलिस ने मर्डर में इस्तेमाल किए गए वेपन को भी रिकवर करने का दावा किया था, लेकिन सारे और आरोपी पुलिस की पहुंच में नहीं थे। अबू सलेम दुबई में था, नदीम सैफी इंडिया छोड़कर इंग्लैंड भाग गया था, आज भी वो वहीं रहता है। भारत सरकार ने उसे वापस लाने की कई कानूनी कोशिशें की, लेकिन वो कभी इस ट्रायल का हिस्सा ही नहीं बना। कई महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद मुंबई पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। अब ये केस कोर्ट के सामने था। कोर्ट ने अब्दुल रऊफ मर्चेंट को मर्डर का आरोपी ठहराया। बाकी आरोपियों के खिलाफ भी अलग अलग एविडेंस के आधार पर कोर्ट ने फैसले सुनाए, लेकिन रमेश तौरानी का मामला अलग था। उनके खिलाफ सबसे बड़ा एविडेंस था आरिफ लकड़ावाला की गवाही। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस गवाही के आधार पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को रीजनेबल डाउट से परे साबित नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन में भी जिस इंटरनेशनल नंबर पर कॉल की गई थी, उस इंटरनेशनल नंबर की ओनरशिप को प्रूव नहीं किया जा सका कि वो इंटरनेशनल नंबर किसका था, और जब तक ये बात नहीं पता लग सकती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कॉल सलेम को ही हुआ, किसी और अंडरवर्ल्ड के इंसान को हुआ, किसको हुआ। इसी वजह से रमेश तौरानी का एक्विटल बरकरार रखा गया। नदीम सैफी के खिलाफ पुलिस ने कॉन्स्पिरेसी का आरोप जरूर लगाया था, लेकिन इंडिया छोड़ने के बाद वो कभी इस ट्रायल का हिस्सा नहीं बने, इसलिए कोर्ट ने उनकी गिल्ट या इनोसेंस पर कभी कोई फैसला नहीं दिया। और इस तरह लगभग 2 दशक तक चले इस केस में कोर्ट ने कुछ आरोपियों को दोषी ठहराया, कुछ को सबूतों की कमी के कारण बरी किया, जबकि कुछ आरोपी कभी कोर्ट के सामने ही नहीं आए। 12 अगस्त 1997 didn't just change one family's life. It changed the entire music industry completely. एक आदमी जिसने दिल्ली की एक छोटी सी कैसेट शॉप से शुरुआत की थी, he went on to build one of the biggest music companies in the world. लेकिन सक्सेस भी उन्हें अंडरवर्ल्ड से नहीं बचा सकी। आज टी सीरीज दुनिया का सबसे बड़ा लेबल बन चुका है, लेकिन उस एम्पायर की फाउंडेशन रखने वाले गुलशन कुमार इस जर्नी और सक्सेस को देखने के लिए जिंदा नहीं है। और शायद इसीलिए ये सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि पावर, मनी और इन्फ्लुएंस के बीच इंसान की जान की कीमत कितनी आसानी से खत्म हो सकती है। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ वन ऑफ बॉलीवुड्स डार्केस्ट मर्डर्स। मैं आपकी होस्ट आस्था, और मिलते हैं क्राइम कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए do like, share, comment and subscribe to the YouTube channel, and you can also follow us on our Instagram.